हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं हूं सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद सोनम पर। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे छोटी आंत में भोजन जाता है और यकृत और पैंक्रियाज अग्न्याशय कैसे उस भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, जब भोजन यहाँ छोटी आंत में चला जाता है तो इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे भोजन का अवशोषण होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चों क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण। कि छोटी आंत में भोजन कैसे अवशोषित होता है। देखिए बच्चों, पचा हुआ जो भोजन होता है, जो अभी तक यहाँ से यहाँ आकर जितना भी भोजन पचा, तो वो भोजन क्या होता है कि जो ये छोटी आंत होती है, इसकी भित्ति में रुधिर वाहिकाएं होती है। तो उन रुधिर वाहिकाओं द्वारा वो भोजन ले लिया जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों अवशोषण। ठीक है, पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत की रुधिर वाहिकाओं द्वारा ले लिया जाना क्या कहलाता है? अवशोषण। अब बच्चों, ये अवशोषण जो प्रक्रिया है, अवशोषण, इसको और तेजी से करने के लिए क्या होता है, जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है बच्चों, जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, ये आंतरिक भित्ति जो होती है उसकी, उसमें क्या होते हैं बच्चों, छोटी छोटी अंगुली के जैसे क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती हैं। उन्हें कहते हैं बच्चों रसांकुर। ऐसे छोटी छोटी छोटी, यहाँ देखिए छोटी छोटी। बच्चों ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक है। पेन का पेंसिल का ढक्कन चबाना बंद कर दो और ध्यान पूरा यहाँ लगा लो। तो देखिए बच्चों, जो ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं इन्हें कहते हैं रसांकुर। रसांकुर या विलाई भी इनको कहते हैं, ठीक है, रसांकुर या विलाई। तो ये क्या करते हैं, ये जो क्षुद्रांत का जो आंतरिक भाग है उसकी सतह को बढ़ा देते हैं। अब सतह को बढ़ा देंगे तो इससे पचे हुए भोजन को क्या फायदा होगा? इससे पचे हुए भोजन को ये फायदा होता है बच्चों, जो ये विलाई होती है, रसांकुर होते हैं, छोटे छोटे उंगलियों के जैसी संरचना होती है, उस वो क्या कर देती है, वो क्षुद्रांत के आंतरिक भाग को बड़ा कर देती है। अब आंतरिक भाग बड़ा हो गया है तो वो क्या करेगा, पचे हुए खाने को जल्दी जल्दी अवशोषित कर लेगा और इस तरह से पचा हुआ खाना क्या हमारी रुधिर वाहिकाओं द्वारा जल्दी जल्दी ले लिया जाएगा। तो आपको रसांकुर का क्या इम्पोर्टेंस है ये पता चल गया है। रसांकुर क्या करते हैं बच्चे? रसांकुर करते हैं आंतरिक सतह को फैला देते हैं और फैला देने के बाद क्या करते हैं, उस अवशोषित भोजन को रुधिर वाहिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इन विलाई ने क्या किया, इन रसांकुरों ने क्या किया, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया, उसका अवशोषण कर लिया। अब वो जैसी भोजन को अवशोषित कर लेती हैं वैसे ही क्या हो जाता है, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो सारे शरीर में फैली हुई हैं, तो वो अलग अलग अंगों को उस पचे हुए भोजन को पहुंचा देती हैं। और जब वो पचा हुआ भोजन वो क्या होता है, सूक्ष्म रूप में आ गया ना। कैसे, किस रूप में लिया था हमने? जटिल रूप में। अब वो कैसे बन गया? सूक्ष्म रूप में बन गया। तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उस पचे हुए खाने को, उस सूक्ष्म रूप भोजन के उस सूक्ष्म रूप को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो भोजन के इस ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। देखिए बच्चों, एक और टर्म आ गया है, स्वांगीकरण। 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 तो क्या हो गया बच्चों, जो भोजन पच गया था कहाँ, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन था, वो विलाई के द्वारा किसने ग्रहण कर लिया, किसने अवशोषित कर लिया? वो विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया है रुधिर वाहिकाओं ने। अब जब रुधिर वाहिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं तो सारी जगह वो भोजन पहुंच रहा है।
अब उस भोजन का यूज कैसे होगा? उस भोजन का यूज होगा जटिल पदार्थों को बनाने के लिए। देखिए, भोजन गया कॉम्प्लेक्स रूप में, फिर वो टूटा अंदर, अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके से वो टूटा, और फिर जब वो बहुत सूक्ष्म हो गया तब उनको रुधिर वाहिका होने ले लिया। अब रुधिर वाहिकाएं शरीर के भागों तक पहुंचाती हैं। शरीर के सभी भाग क्या करते हैं? उस सारे पचे हुए भोजन को और जटिल पदार्थों को बनाने के काम में लाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। ठीक, आप जो मैं बोल रही हूँ आप वो नोट डाउन करते रहिएगा, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, आपके इस चैप्टर में अभी तक 3 टर्म आ गई है। पहला क्या आया था? अगर आप लोगों को याद होगा तो पहला आया था आपका अंतर्ग्रहण। ठीक है बच्चों, पहला आया अंतर्ग्रहण, दूसरा आया अवशोषण और तीसरा आया स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण क्या है? जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख गुहिका द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंतर्ग्रहण। दूसरा आया बच्चों अवशोषण। तो अवशोषण क्या हो गया? जब पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाएं ले लेती हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अवशोषण। और स्वांगीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? स्वांगीकरण ये हो जाएगा जब पचा हुआ भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा ले लिया जाता है, और वो रुधिर वाहिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में फैली होती हैं, और शरीर के विभिन्न भाग उस पचे हुए भोजन का यूज कैसे करते हैं? जटिल पदार्थों को बनाने में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहेंगे स्वांगीकरण। अब देखिए, पचा हुआ भोजन किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में है, और अब इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, और टूटकर क्या निकालता है? किस में विभक्त होता है, या किस जटिल रूप फिर किस में बढ़ जाता है? एक तो बनता है CO2 और दूसरा बन जाता है बच्चों एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज में किसको कह रही हूँ बच्चों? जिस भोजन का क्या हो गया? अवशोषण हो गया है, स्वांगीकरण हो गया है। वो भोजन, हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है। और बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको पता भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को लेते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और एनर्जी का यूज क्या करते हैं? हम अपनी रोजमर्रा की सारे कामों को करने में करते हैं। हम दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, खाना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? ग्लूकोज से मिल रही है, और ग्लूकोज के साथ कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए बच्चों, यहाँ सारा खाना क्या हो गया है? यहाँ सारा खाना पच गया, जिसको अवशोषित होना था हो गया। अब क्या होता है कि कुछ खाना हमारी बॉडी नहीं पचा पाती है, ठीक, तो वो उस खाने का क्या होगा? तो वो खाना कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है, और वो खाना बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है? समय समय पर हमारी बॉडी क्या कर देती है? उसको बाहर निष्कासित कर देती है, उस खाने को जो हमारी बॉडी नहीं पचा पाती है। देखिए बच्चों, अब लास्ट जो बच्चा है वो बच्चा है आपके पास बृहदांत्र। ठीक है, ये हो गया बच्चों बृहदांत्र। तो बृहदांत्र क्या होती है? वो छोटी आंत से छोटी होती है बृहदांत्र, लेकिन वो क्या होती है? चौड़ी ज्यादा होती है, उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है छोटी आंत से। तो आप देख रहे होंगे छोटी आंत थोड़ी पतली सी है और बड़ी सी है, और बड़ी आंत क्या है? छोटी है, और उसकी क्या है? चौड़ाई ज्यादा है। इसका काम क्या है बच्चों? खनिजों व लवणों का अवशोषण, लवणों का अवशोषण करती है बच्चों। ये अवशोषण, खनिजों व लवणों का अवशोषण। दूसरा काम क्या करती है ये? एक तो ये खनिज और लवण को अवशोषित करती है, दूसरा जो इसमें अपच या फिर
अपचा भोजन होता है, जो हमारी बॉडी नहीं पचा पाती है, उसको ये टाइम टाइम पर बॉडी से बाहर निष्कासित कर देती है। एक टर्म आ रहा है आपके पास, निष्कासन। निष्कासन, निष्कासन आपके पास एक टर्म आ रहा है। तो निष्कासन कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? निष्कासन बच्चों वो प्रक्रिया होगी जिसमें क्या करती है, बॉडी अपच भोजन को शरीर से बाहर फेंक देती है। ठीक, उसको क्या कहेंगे? निष्कासन, शरीर से बाहर निकालना। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें कौन कौन से टर्म आए हैं आपके पास? एक तो आया है अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या आया है बच्चों? अवशोषण। अवशोषण, फिर आया है आपके पास स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, और चौथा जो टर्म आया है वो आया है निष्कासन। तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अंतर्ग्रहण क्या है, अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, निष्कासन क्या है। बच्चों ये आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको ये चीजें पता होनी भी चाहिए कि सबसे पहले बॉडी क्या करती है, फिर क्या करती है, फिर देखिए इनको आप लोग सीक्वेंस में समझिएगा, इनको आगे पीछे मत कर दीजिएगा। ये सब क्या है, सीक्वेंस वाइज है, इसलिए आप इनको सीक्वेंस में ही समझिएगा और कॉपी में भी इस तरह से ही लिखिएगा। आप चाहे तो बीच में एरो लगा सकते हैं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ठीक बच्चों, अब आगे देखिएगा, आप लोग के सिलेबस में एक और चीज है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो आप लोगों ने अपने घरों में या फिर अगल बगल कहीं भी गाय भैंसों को देखा होगा, तो वो उस टाइम भी उनका मुंह चलता रहता है जब उनके पास घास नहीं होती है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? तो बच्चों होता क्या है कि जब हम गाय को या भैंस को या किसी भी जानवर को घास डालते हैं तो वो क्या करती है, वो जल्दी जल्दी घास खा लेती है। जल्दी जल्दी घास खा लेती है तो उसका जो वो घास है वो कहाँ एकत्रित हो जाता है? उस घास का आंशिक पाचन, एक शब्द आएगा आंशिक मतलब कम पाचन। आंशिक पाचन कहाँ होता है बच्चों? उसका आंशिक पाचन होता है रूमेन में। रूमेन, रूमेन को बच्चों प्रथम आमाशय भी कहते हैं। प्रथम आमाशय, जब गाय भैंसे घास खाती हैं तो जल्दी जल्दी घास को निगल लेती हैं और वो घास कहाँ इकट्ठा हो जाता है? रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। रूमेन को कहेंगे प्रथम आमाशय। तो बाद में वो क्या करती है, उस घास को वापस अपने मुंह में लेती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती हैं, उसको फिर से चबाना स्टार्ट कर देती हैं। तो बच्चों जो ये रूमेन होता है, यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसको कहते हैं जुआल, जुआल करना। और जो भी जानवर इस तरह से आपने देखा होगा मुंह चलाते हुए, ऐसे करते हुए देखा होगा आपने, तो इनको कहते हैं जुआली करना। तो ऐसे जो जानवर क्या होते हैं, जुआली करते हैं। जुआली क्यों करते हैं? क्योंकि उनके रूमेन में खाना पड़ा हुआ है, तो उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? रूमिनेंट। तो जो जानवर जुआली करते हैं उनको क्या कहेंगे बच्चों? रूमिनेंट या रोमंथी। गाय भैंस, आपने जितने भी जानवर अपने आसपास देखे होंगे जो क्या बिना घास के भी मुंह चलाते रहते हो, तो बच्चों वो ऐसे ही मुंह नहीं चलाते हैं। वो क्या होता है कि उनके पेट में पहले से ही खाना है, बाद में वो उस खाने को क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुंह में ले आते हैं और फिर क्या करते हैं, उस खाने को अच्छे से चबाकर वापस क्या करते हैं, अपने आमाशय में डालते हैं। तो जो ये रूमिनेंट होते हैं बच्चों, जितने भी रूमिनेंट जानवर होते हैं, रूमिनेंट, तो इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट जानवरों का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आ गया कि घास खाने वाले जंतु में पाचन कैसे होता है। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या फिर आप किसी को भी बताना चाहो या कोई आपसे पूछ ले तो आप अच्छे से बता सकते हो कि गाय भैंसे ऐसा क्यों करती हैं। जो जानवर होते हैं तो जब वो घास खाते हैं और घास में होता है सेल्यूलोज, तो उन जो जानवर होते हैं उनके आमाशय में ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं जो उस सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं।
बच्चों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? एक सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज है कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत सारे रूमिनेंट जानवर हैं वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को लेते हैं, क्योंकि वो घास खाते हैं। जैसे वो सेल्यूलोज को लेते हैं उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है, और उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए उनकी बॉडी में पहले से क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु क्या कर लेते हैं? उस सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जानवर हैं, और हम मानव मनुष्य जितने भी होते हैं उनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो सेल्यूलोज का पाचन कर सके। बच्चों जो खरगोश या फिर घोड़े होते हैं तो उनका क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है, उसमें क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। उस थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं अंधनाल, और उसी अंधनाल में क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। और बच्चों अगर मैं आपको पूछूं कि मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो आप लोग फट से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा जीवाणु नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सके। बच्चों हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया है, तो उसमें हमने एक चीज और पढ़ ली है कि कैसे क्या हो रहा है, मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, फिर कौन कौन सी चीजें एंजाइम को स्रावित कर रही है, हमारा खाना पच रहा है, ठीक है। और इस चीज से हमें एक चीज पता चल गई है कि खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुख में जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पास तो मुख है ही नहीं, वो कैसे अपना भोजन लेते होंगे? लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिनके पास मुख ही नहीं है, तो अपना भोजन कैसे लेते होंगे? तो चलिए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बच्चों बात आती है अमीबा में संभरण एवं पाचन की। अमीबा कैसे अपने खाने को लेता है और कैसे उसका पाचन करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो ये अमीबा है ये क्या है? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय का मतलब समझते हैं आप लोग? एक कोशिकीय मतलब उसमें केवल क्या है? एक कोशिका है। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है, वैसे अमीबा की बॉडी में केवल एक कोशिका होती है। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। दूसरा क्या है बच्चों? ये जलीय है। जलीय मतलब ये जल में रहता है। बच्चों ये हो गया अमीबा। तो देखिए अमीबा क्या है? इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। ये क्या करता रहता है? अपना आकार बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इसमें क्या होता है? एक सघन सा क्या होता है? केंद्रक होता है। एक केंद्रक है इसमें, और जो ये आप इसकी अंगुली की जैसी संरचनाएं बाहर निकली हुई देख रहे हैं, ये इसके पादाब है बच्चों। कृत्रिम पैर मतलब है तो नहीं पैर, लेकिन इनको पैर माना जाता है, क्योंकि ये चलते हुए क्या करता है? इन्हीं से मूवमेंट करता हुआ, ऐसे लगता है ये इन्हीं से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन क्या है? इसकी बॉडी तो चेंज होती रहती है, तो कभी पादाब यहाँ निकल जाते हैं, कभी यहाँ निकल जाते हैं। बच्चों जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, इसमें क्या होती है? छोटे छोटे बुलबुले जैसे आपको दिख रही होंगी संरचनाएं, ये इसकी क्या है? खाद्य धानियां हैं। बच्चों इस अमीबा में आप देख रहे होंगे इसके जो कोशिका द्रव्य, इसमें छोटे छोटे क्या बुलबुले जैसे संरचनाएं होती हैं, उनको कहते हैं धानियां। तो होता क्या है? जैसे इसको पता चलता है कि भोजन है, ये कहाँ रहता है? जल में। और जल में ये क्या करता है? इससे भी जो सूक्ष्म जीव है उनका क्या कर लेता है? भोजन कर लेता है, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो जैसे इसको लगता है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये भोजन है, तो ये क्या कर लेता है? अपने दोनों पादाब से उस भोजन को घेर लेता है। ऐसे ये आएगा ऐसे ऐसे और उसको घेर लेगा। जैसे ये इसको घेरता है तो ये जो खाद्य है, जो खाद्य कण है, ये कहाँ फंस जाते हैं? इसकी खाद्य धानियों में आकर फंस जाते हैं। और जैसे ये फंस गए तो इसकी खाद्य धानियों में क्या होते हैं बच्चों? इसकी खाद्य धानियों में पाचक रस होते हैं। तो वहीं वो उसको क्या कर लेता है? पाचक रस श्रावित करता है। पाचक रस श्रावित हुआ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पाचक रस श्रावित होता है वैसे भोजन क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ये बड़ा सा खाद्य छोटे छोटे में बंट गया, वैसे अमीबा की बॉडी ने उसको क्या कर लिया? उसका अवशोषण कर लिया। अब अवशोषण कर लिया है
तो उस जो वो खाना वो अवशोषित कर लेता है, वो खाना उसके कहाँ कहाँ यूज होता है? वृद्धि में यूज होता है, विकास में यूज होता है, उसके गुणन में यूज होता है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे जितने भी कोशिका की क्या है, कोशिका की बॉडी की क्या है, मांगे हैं, उन सबको पूरा करने में ये खाद्य उसकी हेल्प करता है। और जो पचा हुआ भोजन तो वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो भोजन वो नहीं पचा पाता वो उसको क्या कर लेता है? बाहर फेंक लेता है। तो इस तरह से देखिए कैसे अमीबा ने अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किया, फिर खाद्य धानियों का क्या रोल रहा। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? अमीबा के अंदर हो रही है। आपको इसमें इसका मुंह दिखाई दे रहा है बच्चों? इसका मुंह नहीं होता है, ना ही कोई निष्कासन का स्थान है, लेकिन ये क्या है, इसकी बॉडी कुछ इस तरह से निर्मित है कि ये अपने पादाबों से ग्रहण कर लेता है और फिर क्या कर लेता है? अपच भोजन को, जिसको पचा नहीं पाता, उसको बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से देखिए छोटा सा छोटा जीव भी और बड़े से बड़े जीव भी क्या कर रहे हैं? भोजन का पाचन कर रहे हैं। किसके द्वारा? पाचक रसों के द्वारा। तो बच्चों बिना पाचक रस के भोजन के पाचन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो भोजन के पाचन में पाचक रस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? कैसे मनुष्य में पाचन होता है, कैसे अमीबा जो कि बहुत छोटा है, सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय है, उसमें भी पाचन की प्रक्रिया हो रही है। तो बच्चों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आप लोगों को जो भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर मैंने जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड भी आपकी कोई भी दिक्कत हो रही है, कहीं परेशानी हो रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और हाँ बच्चों पढ़ाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।